Hello students, welcome to प्रथम एक विश्वास. My name is Anil, the faculty of English and GS. Students, last time हम लोगों ने बजट एंड इंडियन इकोनॉमी टॉपिक पे हमने अपना फर्स्ट पार्ट 1 लेक्चर रिकॉर्ड करा था. आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एज इन पार्ट 2. तो उस लेक्चर में हम लोगों ने बजट रिसिप्ट्स की बात करी थी. उसमें हमने कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा था एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ा था. आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे पढ़ेंगे. तो हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड करा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स. बजट में दो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिसिप्ट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर. तो रिसिप्ट्स हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेंडिचर की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जो नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एंड एसेट्स. ऐसा कोई भी पैसा जो सरकार के पास आ रहा है उसकी वजह से आपकी ना तो लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है ना ही आपको कोई एसेट में रिडक्शन हो रही है. एसेट और लाइबिलिटीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कवर करा था कि क्या होता है. इसके एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे टैक्सेस सोर्सेस से हमें पैसा आता है तो ना तो उससे हमारी कोई लाइबिलिटीज बढ़ रही है ना ही हमारा कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है. तो इस टाइप की जो भी रिसिप्ट्स होती है सरकार की वो किसके अंदर आती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर. लाइक कोई फीस चार्ज करे या पेनल्टीज कोई भी किसी बंदे को पड़ रही है तो जब सरकार के पास उस टाइप का कोई भी पैसा आता है तो वो किस हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. उसी तरह से हमारी सेकंड होती है कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जहां पे व्हिच आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट. ऐसा कोई भी सरकार के पास पैसा आना जिसकी वजह से या तो उनका कोई एसेट में रिडक्शन हो रही है या फिर कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, सरकार अगर कहीं से बोरिंग करती है, लेट्स सपोज वर्ल्ड बैंक से कोई वो पैसा लेती है या लोन लेती है, वो एक किस्म की सरकार पे क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इन नियर फ्यूचर उसको वो रीपेमेंट उसको करनी होती है. तो बोरिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एन लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट बट इट कम्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट्स. उसी तरह से हमारा कोई भी ऐसा सरकार, लेट्स सपोज सरकार पीएसयू उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने कुछ शेयर्स हैं वो उसको सेल कर देती है. तो जब वो अपने शेयर्स को सेल करेगी पैसा तो आएगा उनके पास शेयर सेल करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एसेट था उसमें रिडक्शन हो रही है. इस टाइप की जो रिसिप्ट्स होती है वो किस हेडिंग के अंदर आती है? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आती है. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सपेंडिचर पार्ट को पढ़ेंगे. तो सीधा हम एक्सपेंडिचर पार्ट पे स्विच करते हैं. सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. एक सालाना जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. क्लियर? बजट एक्सपेंडिचर के भी आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी. ना तो वो आपका कोई एसेट बना रहा है ना ही आपकी उसकी वजह से कोई भी लायबिलिटीज में रिडक्शन हो रही है. इस तरह का सरकार का खर्चा जहां से ना तो आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है ना ही आपको कोई एसेट में क्रिएशन हो रही है, इस टाइप के खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सैलरीज पे करते हैं, हम पेंशन पे करती है सरकार, तो इस टाइप के जो भी खर्चे होते हैं जो हमको रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो खर्चा लगता है उस टाइप का जो भी खर्चा होता है वो किस हेडिंग के अंदर आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर. ना तो वो सरकार की कोई लायबिलिटीज को कम कर रहा है ना ही वो कोई एसेट्स को क्रिएट करा है. इस टाइप का कोई भी जो खर्चा होगा दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज रिकरिंग इन नेचर. ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है. वो सरकार की जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उस पर जो खर्चा होता है दैट अगेन कम्स अंडर व्हिच हेडिंग्स? दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल द सैलरीज, पेंशन एंड द इंटरेस्ट पेमेंट. ऑब्वियसली अगर सरकार अपना लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. Next is capital expenditure. Capital expenditure refers to the expenditure which either creates an asset or causes reduction in the liabilities of the government. सरकार का कोई ऐसा खर्चा या तो उसको करने के बाद हमारे सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर उनकी लाइबिलिटीज में कुछ रिडक्शन हो रही है. इस टाइप का जो भी खर्चा होगा वो किस हेडिंग के अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ऐसा कोई भी खर्चा सरकार का जिसको करने के बाद सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर उनकी लाइबिलिटीज में रिडक्शन हो रही है, इस टाइप का जो भी खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज बोरिंग की बात करते हैं हम लोग. बोरिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल सरकार ने वही अगेन वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया.
जब वर्ल्ड बैंक से पैसा लिए तो उसको रीपे भी करना था, जब पैसा उन्होंने ले लिया उनके पास रिसिप्ट्स आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटीज बन जाती है सरकार के लिए, बिकॉज सरकार को वो फ्यूचर में कभी ना कभी रीपे करना है। मान लो कि इस साल सरकार जो पुराना वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था, बोरिंग्स थी, उसको वो रीपे करने जा रहे हैं। जब वो अपने लोन्स को रीपे करेंगे, अपनी बोरिंग्स को रीपे करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे जो उनकी लाइबिलिटी थी सरकार के ऊपर वो तो रिड्यूस हो रही है ना। जब वो रिड्यूस होगी तो वो इस टाइप का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस हेडिंग के अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इसी तरह से लेट्स सपोज सरकार कोई मेट्रो बनाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, लेट्स सपोज जे&के में लेट्स सपोज कोई मेट्रो का काम प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, सरकार वहां पे खर्चा कर रही है, लेकिन जब भी मेट्रो बन जाएगा, जब वहां पे सर्विसेज शुरू हो जाएगी, तो सरकार को वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए क्या बन गया, ये एसेट बन गया। एसेट इज समथिंग व्हिच इज अ पावर टू जनरेट मनी। तो आपका जो खर्चा है उसके बाद आपको वो एसेट बन गया, कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आपको वो वापस में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो भी खर्चा होगा, जो भी एसेट क्रिएट करता है या आपकी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है, वो किस हेडिंग के अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? फाइन। इसी तरह से आगे एक दो तीन और डेफिनेशंस है। फर्स्ट इज बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर रिसिप्ट्स हो जाता है। जब बजट के अंदर दो कंपोनेंट्स मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर एंड द रिसिप्ट्स पार्ट, जब वो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द रिसिप्ट्स हो जाएगा, उस टाइप ऑफ बजट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। जब कभी भी आपकी रिसिप्ट्स ज्यादा है, आपकी पैसा आपके पास ज्यादा है और खर्चा आपने कम किया, जो उसके ऊपर पैसा बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो उस टाइप का बजट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट बोलते हैं। जब आपकी रिसिप्ट्स ज्यादा हो जाती हैं और आपका एक्सपेंडिचर कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। इसी तरह से एक और टर्म है, दैट इज डेफिसिट बजट। उस केस में क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और आपकी रिसिप्ट्स कम हो जाती है। जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसिप्ट्स आपकी कम होगी, उस टाइप ऑफ बजट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेफिसिट बजट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सबसे पहले बजटरी डेफिसिट्स क्या होता है, जब आपका इट इज सिंपली द एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद जो डेफिसिट आएगा, दैट इज नोन एज योर बजट डेफिसिट और द बजटरी डेफिसिट। क्लियर? इसके बाद हम तीन टाइप्स और पढ़ेंगे डेफिसिट में। पहला डेफिसिट आता है रेवेन्यू डेफिसिट, देन वी हैव फिस्कल डेफिसिट, अदर इज प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब इन दोनों के बीच में जब भी डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे, वो जो अमाउंट बचेगा, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ कम टू द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर दें, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे, लेकिन जो रिसिप्ट्स में से अगर हमने बोरिंग में कोई पैसा लिया है, अगर हमने लेट्स सपोज उस साल में कुछ बोरिंग में पैसा लिया, उसको हम अगर एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम अगर एक्सक्लूड करके जो नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, उसमें से रिसिप्ट्स में से अगर हम बोरिंग वाला पैसे को माइनस कर देंगे, तो क्या नई टर्म निकल के आएगी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। इसी तरह से थर्ड टर्म है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो न्यू टर्म निकल के आएगी, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब अगर सरकार ने कोई लोन लिया है तो हर साल उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर उस इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाए जो वो लोन्स पे कर रहा है, तो उसके बाद जो डेफिसिट निकल के आएगा, दैट टर्म टू बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। विद दिस हमारी बजट की सारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज या बीओपी को डिस्कस करेंगे। So students, thank you so much. Do like and subscribe our videos. Thank you.